हाय एवरीवन। सो आई होप तुम लोग अच्छे होगे और घर पे होगे और सेफली रह रहे होगे। सो आज हम पढ़ेंगे मोशन चैप्टर, क्योंकि ये हमारी विनर सीरीज़ है जो मैंने स्पेशली स्टार्ट की है क्लास 9th के क्रैश कोर्स के लिए, फर्स्ट साइंस के लिए। सो इस क्रैश कोर्स में तुम्हें कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन कराया जाएगा इन वन शॉट, और साथ में उसके कुछ क्विजेस भी सॉल्व कराए जाएंगे। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज़ मोशन। सो इस चैप्टर को हम बिल्कुल तूफानी तरीके से ख़त्म करेंगे और ये चैप्टर चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और रही बात समझ में आने की ना, तो उसकी गारंटी मेरी है कि तुम्हें 100% ये चैप्टर समझ में आएगा। सो बिना कुछ लेट किए हुए, अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लास 9 का कंप्लीट रिवीजन मैं इसी चैनल पर कराने वाला हूँ। और ये जो हमारी विनर सीरीज़ है, इसमें तुम्हें साइंस के सारे लेक्चर इन वन शॉट में मिल जाएंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि कोई भी पॉइंट तुमसे मिस ना हो और ये चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन तुम्हें हो जाएगा। सो बिना लेट किए हुए लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं मोशन। देखो, पहला क्वेश्चन जो हमारा इस चैप्टर में आता है कि चैप्टर का जो नाम होता है हमें उसको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ मोशन। अगर हम मोशन की बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं इसको समझाता हूँ। इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट वाले वर्ड को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद इलैप्स ऑफ टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन। पहले मेरी बातों को आराम से सुन लेना, समझ लेना, फिर इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। सो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन एग्जैक्टली होता क्या है। सो यहाँ पे दो वर्ड हमें जो लर्न करने वाली हैं, दैट इज़ चेंज इन पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट और इलैप्स ऑफ टाइम। सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी भी एक पॉइंट पर सिचुएटेड है। कुछ टाइम इंटरवल के बाद जब मैं उसे देखता हूँ तो अपनी पोजीशन से चेंज हो चुकी है, मतलब उसकी पोजीशन कहीं और से कहीं और शिफ्ट हो चुकी है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि जैसे जैसे टाइम इंटरवल चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, टाइम इलैप्स हो रहा है, वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में भी चेंजेस आ रहे हैं। और ठीक ऐसे ही जब किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजेस आते हैं और एक टाइम इंटरवल के बाद ये चेंजेस आते हैं, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। क्लियर है? सो यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये जो कार दिख रही है, इसको हम पोजीशन कर लेते हैं कि ये राइट नाउ इट इज़ इन पोजीशन ए, ये अभी इस पोजीशन ए पे है। और जब ये थोड़ी देर बाद, सपोज करो थोड़े टाइम इंटरवल के बाद, मान लेते हैं टी सेकंड के बाद, ये इस पोजीशन पे मुझे दिख जाती है। सो मैं क्या कहूँगा कि ये जो कार है ये मोशन कर रही है। क्या कर रही है? मोशन कर रही है। क्यों? क्योंकि टाइम इंटरवल चेंज होने के बाद इसके पोजीशन में चेंजेस आए हैं। क्लियर है ये बात कि मोशन क्या होता है? अब जो मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि ये जो है रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट क्या है, इस चीज़ को अभी हम आगे समझेंगे जब मैं रेस्ट भी समझा दूंगा देन। सो चलो देखते हैं व्हाट इज़ रेस्ट। अब अगर हम रेस्ट की बात करते हैं, चलो, सो रेस्ट क्या होता है? रेस्ट की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली जो रेस्ट होता है वो मोशन का अपोजिट होता है। मोशन में मैंने क्या बताया था कि एक ऑब्जेक्ट जब उसकी पोजीशन चेंज होती है टाइम इंटरवल के बाद, सो ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन। सो रेस्ट की डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि व्हाट इज रेस्ट, कि रेस्ट क्या होगा, सो रेस्ट जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजेस ना हो, टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम आगे चल रहा है, क्योंकि टाइम तो कभी स्टॉप हो नहीं सकता, बट उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजेस नहीं हो रहे हैं। इट मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to a reference point with elapse of time, the object is said to be in rest. सपोज करो सेम वही कार है जो मैंने अभी प्रीवियस मोशन वाले चैप्टर पॉइंट में लिया था। इस अभी ये पॉइंट ए पर है, थोड़ी देर बाद मैं आता हूँ घूम के, फिर देखता हूँ कि अभी भी ये पॉइंट ए पे है। मतलब मेरा टाइम तो एक्सपेंड हुआ, टाइम तो एक्सपेंड हुआ, बट इसकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आए। मतलब अगर रेस्ट की बात करते हैं तो टाइम इंटरवल के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजेस नहीं होते हैं। वही अगर मोशन की बात करें तो टाइम इंटरवल के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजेस आते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड रेस्ट। बहुत ही क्लियर है, बहुत ही ईजी तरीके से मैं तुम्हें ये पूरा चैप्टर खत्म करूंगा और तुम्हें सच में पता नहीं चलेगा। सो चलो अब आगे देखते हैं कि रेस्ट और मोशन के बाद हमारे पास क्या है। मैंने एक नोट पॉइंट भी यहाँ पे, जैसे जैसे टॉपिक्स इंक्रीज होगा, एक टॉपिक के बाद अगर उसमें कुछ नोट पॉइंट है तो मैंने उसको यहाँ पे एग्जैक्टली लिख दिया है, क्योंकि नोट पॉइंट जो होते हैं ना, ये वो ट्रिकी वर्ड्स होते हैं जो तुम्हें क्वेश्चंस को समझने के लिए या कुछ नए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे जो नोट वर्ड है वो क्या है, देखो, दस टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू थिंग्स आर नेसेसरी। फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट एंड सेकेंड वन इज
टाइम। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या है, देखो जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने बात की थी ना रेफरेंस पॉइंट की, कि ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इलैप्स ऑफ टाइम, ये दो चीज़ें जो हैं ये किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट या मोशन में डिपेंड कर सकती हैं। अब सपोज करो, एक एग्जांपल लेता हूँ पहले, फिर इसमें बात करते हैं। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरी पोजीशन क्या है, मैं इस समय रेस्ट पे हूँ या फिर मैं मोशन में हूँ। सो तुम में से काफ़ी लोग कहेंगे कि मैं रेस्ट पे हूँ। देखो ऐसा नहीं है कि कोई एक ऑब्जेक्ट एक टाइम पे रेस्ट में ही हो सकता है या उसी टाइम पे सिर्फ मोशन ही कर सकता है। एट अ सेम टाइम एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन रेस्ट और इन मोशन। मतलब कह सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेम टाइम पे रेस्ट में भी हो सकता है और सेकेंड ही टाइम पे मोशन में भी हो सकता है। देखो कैसे, सपोज करो मैं बैठा हुआ हूँ इस समय चेयर पे या टेबल पे। सपोज मेरी जो ओरिजिनल ग्राउंड पोजीशन है वो किसके रिस्पेक्ट में है, अर्थ के रिस्पेक्ट में, ये अर्थ है, और मैं यहाँ पर कहीं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड आता है, डोर खोलता है और देखता है मुझे, कि कहता है अच्छा ठीक है बैठे हो, मतलब इस पर्सन के लिए मैं अभी अपने पास रेस्ट पे हूँ, मैं अभी रेस्ट पे हूँ। सो मेरा जो फ्रेंड था वो एस्ट्रोनॉट था, सो सडनली जाता है मून पर बैठ जाता है और वहाँ से मुझे देखता है। यहाँ से जब वो मुझे देख रहा होगा तो देखो अर्थ जो है वो तो रोटेट कर रही है, मैं अर्थ पे हूँ, मतलब मैं भी अर्थ के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा हूँ। अर्थ रोटेट कर रही है, मैं नहीं कर रहा, मैं तो रेस्ट पे था। जब वो पर्सन यहाँ से मुझे देख रहा था, अर्थ से देख रहा था, तो मैं रेस्ट पे था। बट वही पर्सन जब मून पे चला गया तो मैं अब उसको मोशन में दिख रहा हूँ, क्योंकि अर्थ मोशन कर रही है, उसके रिस्पेक्ट में मैं मोशन कर रहा हूँ। मतलब मैं अभी भी वहीं बैठा हूँ, बट जब कोई एक पर्सन मुझे अर्थ से देखता है तो मैं रेस्ट पे दिखता हूँ, और सेम वही पर्सन जब बाहर जाके देखता है अर्थ के बाहर से, सो मैं मोशन पे देखता हूँ। बात समझ में आई? यानी एक ही पर्सन एक टाइम पे रेस्ट पे भी है और उसी टाइम पे वो मोशन पे भी है। क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो ठीक है, मेरा फ्रेंड एस्ट्रोनॉट था, वो मून पे जाके देख लिया, बट हम तो नहीं जा सकते मून पे, तो हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। देखो इस चैप्टर में ना मैं तुम्हें इतने रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, जो मैंने स्टार्टिंग में वर्ड यूज़ किया था ना कि बिल्कुल तूफानी तरीके से ख़त्म करेंगे। देखो साइंस पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि साइंस को अपने रियल लाइफ से जोड़ लो। तो चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं इस रेफरेंस पॉइंट का और टाइम का। सपोज़ करो हम फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, ये मैं बैठा हूँ और ये तुम में से कोई बैठा हुआ है। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के लिए अभी रेस्ट पर हैं, क्योंकि तुम जहाँ से देख रहे हो वहाँ से मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, और जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ से तुम्हारी पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही है। इट मीन्स हम दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पर हैं। बट ठीक वही चीज़ अगर कोई इस प्लेन को बाहर से देख रहा हो, सपोज कोई पर्सन यहाँ पर है, ये इस प्लेन को बाहर से देख रहा है, तो उसको तो ये प्लेन किस में दिखेगी, मोशन में दिखेगी। और अगर बाई चांस मान लेते हैं इसके पास बैनाकुलर है और ये जूम करके विंडो से मुझे देखता है, तो मैं भी तो इसको फिर मोशन में दिखूंगा। यानी मैं रेस्ट पे हूँ, क्योंकि जहाँ पर हम देख रहे थे, हम जब अंदर थे प्लेन के तो हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर थे, बट वही बाहर वाले पर्सन के लिए हम मोशन पे थे। तो इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। मतलब जो ऑब्जर्वर है, जो हमें देख रहा है, वो किस पॉइंट से देख रहा है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। अब मेरे हिसाब से तो ये रेफरेंस पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो रेफरेंस पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ये चीज़ क्लियर हो गई, व्हाट इज़ रेफरेंस पॉइंट, जो मेरे नोट का फर्स्ट पॉइंट था। अब बात आती है टाइम की, कि ये जो रेस्ट और मोशन है ना, ये बिना टाइम के तुम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि हमने एक बात की थी यहाँ पे, चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम, टाइम में चेंजेस होंगे तभी तुम रेस्ट और मोशन को डिफाइन कर सकते हो। सपोज करो तुम्हारी घड़ी, घर की जो क्लॉक है वो रुक चुकी है, तुम अभी सडनली आए, देखे कि घड़ी में 10 o'clock हो रहा है और अपने फादर को सोफे पे बैठे हुए देख लिए। थोड़ी देर बाद, जस्ट 2 या 1 मिनट बाद ही तुम लौट के आए, घड़ी देखे अच्छा अभी भी 10 बज रहा है और पापा अभी उसी टेबल पे बैठे, उसी चेयर पे बैठे हुए हैं। सो मतलब तुम्हें क्या लगेगा, टाइम रुका हुआ है, पापा भी रुके हुए हैं, मतलब पापा रेस्ट पे हैं। हो सकता है ऐसा, बट एट द सेम टाइम जब तुम बता ही नहीं पाओगे ना कि वो रेस्ट पे है या मोशन पे, क्योंकि तुम्हें लगेगा अच्छा टाइम तो उतना ही हो रहा है। सो जो चेंज इन टाइम का पॉइंट है ये समझ में आ गया, और रेफरेंस पॉइंट भी हमें समझ में आ गया, क्योंकि बिना टाइम चेंज हुए हम डिफाइन नहीं कर सकते कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है या फिर मोशन पे है।
अब देखो हमने क्या क्या सीख लिया। हमने देख लिया व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन, और रेफरेंस पॉइंट और टाइम इंटरवल। लेकिन अब एक चीज़ बताओ, एक इसी चैप्टर में हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो मैं पहले बता दूं, ये जो टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होती है। और सबसे पहली बात कि जो डिफरेंसेस मैंने लिख रखे हैं 4 पॉइंट, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन भी आते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बड़ा ही माइनर सा डिफरेंस है, बहुत माइनर सा, बिल्कुल मतलब तूफानी तरीके से मैं इस चीज़ को बताऊंगा। देखो कैसे, सपोज करो ये वो जगह है तुम्हारा हाउस, और ये वो जगह है जहाँ तुम बहुत दिनों से नहीं गए। अब देखो होता क्या है, सपोज करते हैं एक रास्ता बनाता हूँ जिस रास्ते से होते हुए तुम अपने स्कूल जाते हो। ये रहा वो रास्ता, यानी पाथ। ध्यान से एक एक वर्ड को सुनना। ये वो रास्ता है जहाँ से तुम स्कूल की तरफ जाते हो, बट सब लोग ऐसे नहीं जाते। हमारे आयरन मैन भाई साहब को देख लो, ये क्या करते हैं, सीधा फ्लाई करते हैं। सो ये इनको जब स्कूल जाना था तो इन्होंने उसी समय मार्क वगैरह कुछ बना रखे थे अपने, मार्क 1 2, और ये सीधा यहाँ से बैठे और स्ट्रेट स्कूल चले गए। ये भी तो स्कूल गए और मैं भी स्कूल गया, बट इनके स्कूल जाने में क्या था, ये जिस रास्ते से गए वो स्ट्रेट पाथ था घर से लेके स्कूल तक का। बट जो मैं गया वो रोड से गया, और बिल्कुल रोड जो पाथ बना हुआ था जहाँ से जाना चाहिए था मैं वहाँ से गया। हम लोग स्टार्ट एक पॉइंट से किए, एंड एक पॉइंट से किए, बट हमारे पाथ अलग अलग थे। मेरे और आयरन मैन भाई साहब के पाथ में क्या डिफरेंस था कि मैं उस पाथ को ट्रैवल कर रहा था जो बनाया गया था, और आयरन मैन भाई साहब ने अपने स्ट्रेट पाथ को ट्रैवल किया। देखो अब इसमें मैं अगर बात करूं कि सबसे कम डिस्टेंस किसने ट्रैवल की, तो ऑब्वियस सी बात है आयरन मैन ने सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल की। सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस याद रखना, ये जो थी वो कौन सी डिस्टेंस थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इससे ज़्यादा कोई भी शॉर्ट डिस्टेंस नहीं हो सकती स्कूल से घर जाने के लिए। क्लियर है ये बात। 2 रास्ते हैं, एक लंबा एक छोटा, एक पाथ ट्रैवल कर रहा है, एक स्ट्रेट पाथ ट्रैवल कर रहा है। अब अगर हम बात करें डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, तो जो पाथ ट्रैवल किया मैंने घर से स्कूल जाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। यहाँ पे मैं माई लिख देता हूँ जिससे तुम्हें पता चल जाए कि जो पाथ मैंने ट्रैवल किया है। क्लियर है चीज़। सेकेंड, जो पाथ आयरन मैन ने क्लियर किया वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट। मतलब हम कह सकते हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। चलो डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं और इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस वो पाथ था जो लंबा वाला था पाथ और जिसको मैंने ट्रैवल किया था। द कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो कंप्लीट पाथ मैंने ट्रैवल किया, जो ये मैंने पाथ ट्रैवल किया था, ये वाला पाथ जो है इसकी पूरी लेंथ जो होगी दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो मैंने बताया ना आयरन मैन भाई साहब ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल की थी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है चीज़, आई होप समझ में आ रहा होगा। सो देखो समझ में तो आ जाएगा क्योंकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट की तरीके से मैं बता रहा हूँ। बस तुम्हें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट होकर मेरी बातों को सुनना है क्योंकि सारे एग्जाम्पल मैं रियल लाइफ से दूंगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी विच मीन्स इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब जो डिस्टेंस होती है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर क्वांटिटी का मतलब यही होता है कि उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब उसकी सिर्फ एक वैल्यू है, उसकी डिस्टेंस नहीं है, सॉरी उसकी डायरेक्शन नहीं है। बट अगर हम वही डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में हमारे साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है। मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर प्रेजेंट इन डिस्प्लेसमेंट, दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड scalar quantity have only magnitude, so that distance is a scalar quantity. अब देखो कैसे बताते हैं कि डायरेक्शन है या नहीं है। सपोज मैंने बहुत सारी डायरेक्शंस ट्रैवल की, लेफ्ट गया, राइट गया, स्ट्रेट गया, बैक गया, बहुत सारे। बट आयरन मैन जो स्ट्रेट गया तो वो बता सकता है कि मैं इस डायरेक्शन में गया था और मेरा स्कूल मिल गया था।
क्लियर है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं डिस्टेंस में। डिस्टेंस कैन ओनली हैव पॉजिटिव वैल्यू। डिस्टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही रखता है, बट डिस्प्लेसमेंट कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। जहाँ पे तुम्हारी जो डिस्टेंस है ना उसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही आती है, बट डिस्प्लेसमेंट की पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव वैल्यू भी आती है। सो देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, डिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल। जो डिस्टेंस है वो जो पाथ ट्रैवल किया ना हमने उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, क्योंकि हमें पता है इसमें तो स्ट्रेट लाइन में ही जाना है। सो हमने 2 पॉइंट्स लिए, 2 पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और वो हो गई डिस्प्लेसमेंट, बट उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में जो पाथ ट्रैवल करके हम गए दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर है चीज़। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पता चल गया क्या होता है। नोट कर लेना इस पॉइंट्स को या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, बट समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इस वीडियो को देखने का मतलब तुम्हें इस वीडियो को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, और एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी तरीके से मैं क्लियर कर रहा हूँ। सो ये पता चल गया मोशन क्या होता है, ये भी पता चल गया रेस्ट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट, टाइम इंटरवल, और अब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी पता चल गया है। सो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, मतलब मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। अब देखो मोशन के टाइप्स मैंने यहाँ पे क्लॉक बना के रखा है, मतलब जो टाइप्स ऑफ मोशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारे टाइम इंटरवल पे डिपेंड करेगा। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं बट मेन क्या है, टाइम इंटरवल। सो चलो हमारे पास 2 टाइप्स के मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो एक वर्ड को साइंस में ना, एक वर्ड को नॉर्मल तरीके से भी तुम डिफाइन करके उसका सिनेरियो समझ सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन याद ही हो। फर्स्ट टाइम अगर मैं इंट्रोड्यूस करूँ यूनिफॉर्म मोशन तो तुम क्या समझोगे। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक ऐसी ड्रेस जो एक जैसी दिखती हो। मतलब जैसे तुम्हारे स्कूल में यूनिफॉर्म चलती है तो उसको क्या होता है कि हम एक जैसे सारे स्टूडेंट्स दिखते हैं। सो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया, जब मोशन एक ही तरह से हो, एक ही तरीके से हमें दिखाई दे, टाइम इंटरवल सेम हो, और एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब जब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सारे स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल में वो नॉन यूनिफॉर्म में है, मतलब अलग अलग वो ड्रेसेस पहन के आए हैं। इसलिए नाम से कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, बट हमें यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए, प्रॉपर स्टेटमेंट चाहिए, और प्रॉपरली हम इसे समझेंगे क्योंकि हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी गेन करने हैं। सो यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की। तो सबसे पहले चलो देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है चीज़। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखेंगे फिर समझेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, दैट मीन्स द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ अ मूविंग व्हीकल्स कवर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर एवरी आवर, मतलब एक व्हीकल है, सपोज कर लो यही एक व्हीकल है, ओहो काफ़ी तूफानी कार है। सो चलो देखते हैं। सो हमारा तूफानी बैच भी है, तूफानी में पढ़ा भी रहा हूँ और तूफानी कार भी है, फायर वगैरह लग रखी है। सो चलो देख लेते हैं, ये मान लेते हैं इसकी पोजीशन ए थी, ये इस समय इस पोजीशन पे था, थोड़ी देर बाद ये पोजीशन बी पे आता है और थोड़ी देर बाद ये पोजीशन सी पे आता है। तो देखो ये चीज़ क्या है कि हम क्या कर रहे थे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, सो मान लेते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसका टाइम इंटरवल भी क्या है, इक्वल है। सो मान लेते हैं ए से बी तक जाने के लिए उसको 1 आवर लगे, बी से सी तक भी 1 आवर लगे। सो यहाँ पर देखो वो हर, और यहाँ पे गिवन है 10 किलोमीटर, सो मान लेते हैं ये कितना है 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी है 10 किलोमीटर। सो देखो ए से बी तक जाने में, फ्रॉम ए टू बी, उसको टाइम कितना लगा 1 आवर, और उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की 10 किलोमीटर। ठीक वैसे ही जब उसको बी से सी पे जाना था तो उसको टाइम कितना लगा 1 आवर, और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की उसने 10 किलोमीटर। क्लियर है, मतलब डिस्टेंस भी हर बार सेम, टाइम भी हर बार सेम। सो इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि हर बार उसकी मोशन सेम दिखाई दे रही है, वो सेम टाइम इंटरवल पे सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। So the uniform motion when the object covers equal distance in equal interval of time, so that the object is in uniform motion. क्लियर है चीज। अब आगे देखते हैं कि व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो चलो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसी चीज को समझते हैं हमारी तूफानी कार से। When an object covers unequal distance
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब हमारे पास दो चीज़ें थी हमारे पास, एक तो टाइम और एक डिस्टेंस। सो देखो जो हमारे पास टाइम था, हमारे पास अगर हम टाइम की बात करें, सो जो टाइम है वो क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब टाइम हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और एज वेल एज जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल होनी चाहिए। देखो टाइम इक्वल इसलिए रखा गया है कि सपोज करो कोई चीज़ें फास्ट चलती हैं, कोई चीज़ें स्लो चलती हैं। अगर हम टाइम इंटरवल काउंट ना करें तो हो सकता है 1 आवर्स में 30 किलोमीटर चलता है, कोई 1 आवर में 40 किलोमीटर चलता है। इसलिए टाइम को यूनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मान लेते हैं टाइम हमेशा इक्वल इंटरवल टाइम पे ही हम उस चीज़ को काउंट करेंगे। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो चलो ठीक है, हम यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये पोजीशन ए थी, ये पोजीशन बी है और ये पोजीशन सी है। हमारे पास एग्जांपल क्या है, इफ़ मूविंग व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है और इसमें टाइम इंटरवल कितना लगा, 1 आवर का। कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन सेकेंड आवर। अब सेकेंड जो है लगा, यहाँ पे 1 आवर ही लगे, बट इसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की। अब देखो टाइम इंटरवल क्या था, इक्वल है, बट डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल है। टाइम इंटरवल इक्वल और ये अनइक्वल, सो दैट द ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? सो यहाँ पे हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। सो यहाँ पर अगर हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, सो हमारे पास दोनों ही कंडीशन में जो टाइम इंटरवल होता है वो सेम होगा, बट जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म के केस में इक्वल होगी और नॉन यूनिफॉर्म के केस में अनइक्वल होगी। क्लियर है ये पॉइंट्स? बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया। इस चीज़ को नोट कर लेना, डेफिनेशन नोट कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नाउ लेट्स सी व्हाट इज स्पीड। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं चलो। सो यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। देखो जो डिस्टेंस कवर होगा ना किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के थ्रू एक यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 आवर इस तरह से, बट बेसिकली टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो सेकंड होती है, तो हम यहाँ बात करेंगे 1 सेकेंड की। सो देखो द डिस्टेंस कवर्ड, जो डिस्टेंस कवर करेगा कोई एक ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में या 1 यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड स्पीड। अगर हम स्पीड की डेफिनेशन देखें तो डिस्टेंस कवर्ड को डिवाइड करेंगे किससे, टाइम से, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टेकन टाइम। सो स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, सो v इज इक्वल टू s अपॉन टी। सो एस रिप्रेजेंट डिस्टेंस, यानी v क्या हो जाएगी स्पीड, s क्या हो जाएगा डिस्टेंस और t हो जाएगी टोटल टाइम। सो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बात करते हैं स्पीड की SI यूनिट की। तो देखो डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की SI यूनिट सेकेंड, सो स्पीड की SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यानी स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, द SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। क्लियर है स्पीड भी? अब आगे देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। देखो एवरेज का मतलब होता है कि कोई एक चीज़ रनिंग है तो उसकी ओवरऑल एवरेज क्या आ रही है। सो एवरेज स्पीड यानी कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट जब किसी स्पीड में रन कर रहा है, सो उसकी एवरेज स्पीड क्या है। द एवरेज स्पीड कवर द यूनिट टाइम बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। जितनी भी डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है ना कि यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अगर हम बात करें एवरेज स्पीड के फॉर्मूले की तो फॉर्मूला अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, सो दैट v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। यहाँ भी फॉर्मूला सेम है, बट होगा क्या कि v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, एवरेज स्पीड भी तो स्पीड ही है, सो दैट v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। यहाँ भी v क्या है एवरेज स्पीड, s क्या है टोटल डिस्टेंस और t क्या है टाइम टेकन। और रही बात SI यूनिट की तो इसके भी SI यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है स्पीड और एवरेज स्पीड। अब आगे बढ़ते हैं हमारे वेलोसिटी की तरफ, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मोशन वाले चैप्टर का। तो देखो बहुत ही ईजी तरीके से हर चीज़ समझ में आ रही है, सो बिल्कुल भी देर नहीं करते और इस लेक्चर को आगे करते हैं वेलोसिटी की तरफ। द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जो स्पीड है एक मूविंग ऑब्जेक्ट की इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब एक ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। देखो अगर हम बात करें ना
कि स्पीड जो थी वो हमारी कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या था, डायरेक्शन नहीं थी, सिर्फ मैग्नीट्यूड थी। बट वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, मतलब वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी वेलोसिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन while speed has only magnitude no direction। क्लियर है? सो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। देखो फॉर्मूले सेम लग रहे हैं, डेफिनेशन सेम लग रही है, बट माइनर माइनर से वर्ड्स का डिफरेंस है। जैसे स्पीड में डायरेक्शन नहीं थी, वेलोसिटी में डायरेक्शन है। सो एसआई यूनिट इसकी भी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डेफिनेशन सेम है। स्पीड इक्वल टू सॉरी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है चीज़, वेलोसिटी भी क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी भी दो तरह की होती थी, जैसे मोशन दो टाइप्स के थे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वैसे ही वेलोसिटी भी टू टाइप्स के होते हैं, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। देखो इस यूनिफॉर्म स्पीड, जब कोई एक ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड में होगा ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब कहने का मतलब है कि जब किसी स्पीड जो होगी वो एक सेम डायरेक्शन में जाएगी, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है? स्पीड तो हमें पता ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक यूनिट डिस्टेंस में, एक यूनिट टाइम के अंदर एक यूनिट डिस्टेंस जब ट्रैवल करेगा एक सेम डायरेक्शन में, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है ये चीज़? नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो व्हेन स्पीड इज चेंज, व्हेन डायरेक्शन इज चेंज, मतलब डायरेक्शन भी सेम नहीं है और स्पीड भी सेम नहीं है, सो दैट ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है ये चीज़? यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों क्लियर हो गई। अब देखते हैं एक नोट पॉइंट, इफ अ व्हीकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। देखो सपोज करो ये जो कार है ये सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, और इसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड, then its velocity is said to be non-uniform। यानी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म, बट वेलोसिटी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म। क्यों होगी, देखते हैं आगे। बिकॉज ऑन अ सर्कुलर पाथ द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, सर्कुलर पाथ में जब कोई एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट करता है तो उसकी डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। कैसे? सपोज करो ये अभी पॉइंट ए पर है, थोड़ी देर बाद पॉइंट बी पे पहुंच गया, सो ये ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, 4 डायरेक्शन है हमारे पास। अभी ये किस डायरेक्शन में मूविंग है, ईस्ट के साइड मूविंग है। जब ये चलते चलते यहाँ आ जाएगा तो ये किस डायरेक्शन में मूविंग हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन में। यानी ईच एंड एवरी पॉइंट्स, ये ऑब्जेक्ट, ये जो कार है, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। और हमने पढ़ा था कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है उसमें डायरेक्शन सेम होती थी। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड रखता है उसके बावजूद भी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। क्लियर है चीज़ कि डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं तो हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं। क्लियर है पॉइंट? इस चीज़ को अच्छे से लर्न समझ लेना, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, हमारे पास एक और नोट पॉइंट है। देखो एक तो हमने देखा सर्कुलर पाथ में ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करते हैं जिग जैग पाथ की। जिग जैग पाथ पता होगा, इस तरह से जो जाता है। इफ अ व्हीकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर जिग जैग में भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड को ट्रैवल करता है, एट दैट केस वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इस बार देखो डायरेक्शन इसकी इधर थी, यहाँ से डायरेक्शन इधर हो गई, यहाँ से डायरेक्शन इधर, मतलब डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। और जब डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं तो हमें पता है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही उस ऑब्जेक्ट को कंसिडर करती है। क्लियर है दोनों पॉइंट? ये दोनों नोट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं सर्कुलर पाथ से और जिग जैग पाथ से। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? देखो द अरिथमेटिक मीन, मीन पता होगा तुम सबको, अरिथमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी को टोटल करना और जितने भी हैं उसको उसके नंबर से डिवाइड कर देना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी है सो इसीलिए हमने स्ट्रेट लाइन की बात की है। क्लियर है? ये स्ट्रेट लाइन वाला जो वर्ड है दैट इज ड्यू टू वेलोसिटी।
अब एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। मतलब तुम्हारे पास जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं एक ऑब्जेक्ट की, उसका अर्थमेटिक मीन निकाल लो। अर्थमेटिक मीन निकालना देखो सबको पता है कि क्या करना है, टोटल वेलोसिटीज़ को सम करना है और टोटल नंबर से डिवाइड कर देना है। बट इसमें देखो यहाँ पर वेलोसिटी को हम दो चीज़ लेते हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी जहाँ से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट होता है उस पॉइंट पे, और एक फाइनल वेलोसिटी जहाँ पे ऑब्जेक्ट रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, उस पॉइंट की वेलोसिटी। सो देखो इन दोनों वेलोसिटीज़ का सम और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि टोटल दो वेलोसिटी हमारे पास है, इनिशियल और फाइनल। याद रखना इनिशियल वेलोसिटी को, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं u से, और जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं v से। सो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को जब हम सम करते हैं, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन वेलोसिटी, और उसको डिवाइड करना होता है 2 से। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। मैंने बताया इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं u से, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से, और जो डिवाइडेड बाय 2 को एज इट इज़, जहाँ पर जो u है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है ये चीज़, कोई डाउट नहीं है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात करते हैं। अगर हम एवरेज वेलोसिटी का एक फार्मूला तो हमारे पास ये है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। बट अगर वेलोसिटी है तो टाइम के रिस्पेक्ट को भी हमें देखना पड़ेगा। सो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब या तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लें या तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लें, दोनों में से जो गिवन पॉइंट्स होंगे ना क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला हम पुट करते हैं। सो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या फिर v प्लस यू बाई 2। क्लियर है एवरेज वेलोसिटी, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो एज योर विश। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, जो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो एक्सेलरेशन होता क्या है, याद करो तुम बाइक्स वगैरह अगर चलाते हो या कार चलाते हो तो उसमें एक एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर को जितना ज़्यादा हाई करोगे वो व्हीकल जो होगा वो इतनी स्पीड में चलता रहेगा। मतलब एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आ रहा है, स्पीड को इंक्रीज़ करना या फिर उसको डिक्रीज़ करना। बात समझ में आ रही है। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में क्या करना, चेंजेस करना। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं इसे, एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन को देखो दो वर्ड से डिफाइन करते हैं, एक तो स्मॉल ए से और एक कैपिटल स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ जो होगा हम अभी क्लास 11th में देखेंगे, अभी हम कंसीडर करेंगे मेनली स्मॉल ए से। सो यहाँ पे अगर हम बात करें रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब अगर देखो मैं ध्यान से समझाऊँ तो कभी भी तुम्हें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दिखे, इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेट का मतलब होता है टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाय चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर है चीज़, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। सो चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो देखो यहाँ पे हमारे पास आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, एक तो मैंने दो वेलोसिटी बताई थी, एक इनिशियल और एक फाइनल। सो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया जब तुम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दोगे। क्लियर है चीज़, कि जब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम वेलोसिटी में चेंजेस हुए या नहीं हुए, तो फाइनल पोजीशन जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहाँ की वेलोसिटी कंसीडर कर लो, ठीक उसी टाइम पे जहाँ से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया था वहाँ की वेलोसिटी कंसीडर कर लो, माइनस कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा कि स्पीड ज़्यादा हुई है या कम हुई है, वेलोसिटी ज़्यादा हुई है या कम हुई है, उसी को बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो v माइनस यू हो गया चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब हमारा फॉर्मूला बन गया दैट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं a से। सो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है, ये जो टाइम तुम ले रहे हैं हम ये फर्स्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने का ही टाइम ड्यूरेशन लेंगे। तो क्लियर है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर है चीज,
कोई डाउट नहीं है इसमें। अब देखो एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वी हमारा फाइनल वेलोसिटी है, यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी और टी क्या है, टाइम। अब बात आती है एसआई यूनिट की। सो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसकी एसआई यूनिट भी लर्न कर लेना, फॉर्मूला लर्न कर लेना, फॉर्मूला आगे यूज होगा डेरिवेशन में, और डेफिनेशन तो डेफिनेटली ही लर्न कर लेना। सो यहाँ तक हम समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन होता क्या है। अब देखो एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो और एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ही हो। मतलब कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है और एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है। ठीक है, ऐसे समझाता हूँ। देखो अगर तुम कार या बाइक चलाते हो, सो जब तुम एक्सेलरेट करते हो तो स्पीड इंक्रीज होती है, और जब तुम डी एक्सेलरेट करते हो मतलब एक्सेलेटर को डाउन करते हो, सो तुम्हारी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो भी डाउन हो जाती है। सो ये चीज़ क्लियर है कि स्पीड कब इंक्रीज होती है और कब डाउन होती है। ठीक वैसे ही अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया जब तुमने स्पीड को, वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया, और एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया जब तुमने एक्सेलरेशन को या वेलोसिटी को डिक्रीज कर दिया। बट ये जो पॉजिटिव वाला होता है, इन दोनों को कंबाइन करके तो हम एक्सेलरेशन कह सकते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को भी एक्सेलरेशन कह सकते हो, नेगेटिव को भी एक्सेलरेशन कह सकते हो। बट अगर हम नेगेटिव वाले एक्सेलरेशन की बात करें तो स्पेशली नेगेटिव वाले को कहते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं इसको, रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर है, दोनों की ही डिफाइन करने का तरीका सेम है, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला भी सेम होगा। बट नेगेटिव वाले केस में जो ए की वैल्यू होगी वो नेगेटिव आएगी, और एक्सेलरेशन के केस में ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इट मीन्स एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट नेगेटिव वैल्यू और रिटार्डेशन एक्सेलरेशन पॉजिटिव वैल्यू और रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। सो चलो अब डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ पॉजिटिव साइन ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी ना, उस पर अगर पॉजिटिव साइन है तो वो क्या शो करता है, इंक्रीज इन एक्सेलरेशन, इंक्रीज इन वेलोसिटी, इंक्रीज इन एक्सेलरेशन या वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर नेगेटिव साइन आ जाता है तो ये क्या शो करता है, डिक्रीज इन वेलोसिटी। ऑब्वियसली बात है, अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब तुम्हारी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, और अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन नेगेटिव है इट मीन्स वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। इफ देयर इज डिक्रीज इन एक्सेलरेशन इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, और ये क्या कहलाता है, रिटार्डेशन। इट मीन्स द रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अगर तुमसे कोई स्पेशली रिटार्डेशन की डेफिनेशन पूछता है, सो तुम्हें देखो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। सिंपल है, डेफिनेशन पता चल गई क्या होगी रिटार्डेशन की भी और एक्सेलरेशन की भी। सो चलो अब देखते हैं एक्सेलरेशन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सबसे पहले डेफिनेशन पे वर्क करते हैं। इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो जो स्पीड और डायरेक्शन होगी वो चेंज नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या है, एक जैसी डायरेक्शन और एक जैसी हमारी स्पीड। दस देयर इज नो चेंज इन एक्सेलरेशन, और जब हमारी वेलोसिटी में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, जब हमारी स्पीड में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, सो कैसे पता कि हमारे एक्सेलरेशन में भी चेंजेस होंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेशन में चेंजेस नहीं होंगे। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही सेम है। अब दोनों सेम है मतलब चेंज नहीं हो रहा, और चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। देयरफॉर दस द केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन विल बी जीरो। अब चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक कार है ए पॉइंट पे और वो पहुंची बी पॉइंट पे। यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी। सो हमारे पास u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, और v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएंगे दोनों। सो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। सो 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई टी, सो इट विल बी 0 अपॉन टी। सो 0 अपॉन टी विल बी 0, सो दैट एक्सेलरेशन इज 0। मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है ये चीज, याद रखना एक्सेलरेशन इन केस ऑफ वेलोसिटी विल बी 0, क्योंकि फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों ही इस केस में सेम होती है। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। और अब हमारे चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आ चुके हैं। इनको समझने के लिए तुमने जो अभी तक जितना भी समझा है ना,
उसको याद रखना ज़रूरी है। और ऑब्वियस सी बात है तुम्हें याद होगा, क्योंकि मैंने उसको बहुत ही तूफ़ानी तरीके से चुटकियों में ख़त्म किया है। सो देखो, अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है। पहले की अगर हम बात करें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। सेकेंड क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। सबसे पहले देखते हैं रिलेशन अमंग वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम और एक्सेलरेशन। ये जितने भी रिलेशन है ना हमारे पास, वेलोसिटी के, डिस्टेंस के, टाइम के, एक्सेलरेशन के, इन सारे के जो रिलेशंस हैं इन्हीं को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इनके टोटल 3 रिलेशन है हमारे पास, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सो इन तीनों की हम डेरिवेशन भी देखेंगे और तीनों को समझेंगे कि किस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखो हमारे पास क्या था, ध्यान से देखो क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो इसके बारे में हम समझ रहे हैं, यानी हम मान लेते हैं कि एक फाइनल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की v है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसकी फाइनल वेलोसिटी v है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब a, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, जो टाइम इंटरवल t है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 हो जाती है। ये हमारे पास देखो इतना कॉन्सेप्ट हमें गिवन है कि द फाइनल वेलोसिटी इज v, मूविंग ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कितना है a और टाइम इंटरवल है t। सो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को हमें पता है u से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी v, टाइम t और एक्सेलरेशन a। इतनी सारी चीज़ों को हमने लेट कर लिया। हालांकि तुम्हें कुछ भी नहीं गिवन होगा, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना देगा, डेराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ये सारी चीज़ें तुम्हें खुद से रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। अब देखो आगे की हम बात करें तो हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन। सो हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टेकन टाइम, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी का मतलब v, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब u अपॉन t, जो कि एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है, दैट इज a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। क्लियर है ये? अब ध्यान से देखो, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे। सो a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, सो दैट ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। क्लियर है? कोई डाउट अभी तक? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमें पता है कि हमारा जो डेरिवेशन था वो v के रिस्पेक्ट में था, हमें v की वैल्यू निकालनी थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखो क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो हम क्या करेंगे, v को अलग करेंगे और u को दूसरी साइड कर देंगे। सो v, इस u को हमने v को हमने इस साइड कर दिया। सो क्या हो गया ये, ए टी माइनस वी इज इक्वल टू माइनस यू। क्लियर है? यानी यहाँ से हमें क्या मिल गया, माइनस वी इज इक्वल टू माइनस यू प्लस ए टी। ये है v, ये है u, सॉरी। क्लियर है ये चीज़, ये v और ये u। सो यहाँ से माइनस देखो, तीनों साइड है, तीनों नंबर्स के आगे माइनस है, तो हम माइनस को कॉमन लेके हटा सकते हैं। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज डिराइव्ड। नाउ दिस वाज द डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखा है, तो इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि आगे मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 लिखूंगा तो याद रखना हमें इसी इक्वेशन को कंसीडर करना है। सो डेरिवेशन समझ में आया? देखो डेरिवेशन सिंपल सा है, सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखना है। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को ही चेंज करके हमें जो t था उसको ए टी के साथ मल्टीप्लाई कर, a के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो ए टी मिल जाएगा और यहाँ से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमें फाइंड हो जाएगा, एंड दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है ये पॉइंट? सो स्टूडेंट्स चलो अब बात कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, जहां हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी वो स्टार्ट किया था एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। वहीं पर जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम स्टार्ट करेंगे एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले से। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा कि जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है, टाइम t है और जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो s है। नाउ अब हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ले लेंगे, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। सो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं u से, सो u प्लस फाइनल वेलोसिटी दैट इज v डिवाइडेड बाय 2, और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक? आगे हम क्या देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि देखो जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखो हमारे पास s चाहिए होगा, हमें कंपलसरी है, यानी हमें कुछ ऐसा डिस्टेंस का फॉर्मूला तो यूज़ करना ही पड़ेगा।
सो हम क्या करेंगे, वी नो दैट डिस्टेंस कवर इज गिवन टाइम, दैट इज एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब ऐसा कैसे हुआ, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से एक फॉर्मूला डेरिवेट कर दें, सो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। सो ये फॉर्मूला हमने ले लिया, s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी जो हमने इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे निकाली थी, इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। क्लियर है? तो क्या हो गया, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 और टाइम एज t। तो s इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी हमें यहाँ से मिल गया। आगे देखते हैं अब देखो यहाँ पे जो हमने फॉर्म किया था, दैट इज u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। इस v की जगह हमने जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में फॉर्म किया था ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो यहाँ से v की वैल्यू पुट कर देंगे हम। ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि फॉर्मूला देखो ध्यान से, ये जो फॉर्मूला है इसमें v है ही नहीं, और v नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हम डेरिवेशन में से v को रिमूव करेंगे। सिंपल, मैं तुम्हें वो तरीका बता रहा हूँ जिससे तुम्हें पता चल जाए कि किस डायरेक्शन में जाना है। सो यहाँ से हमें v की वैल्यू मिल गई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। सो यहाँ पे जब तुम वैल्यू पुट कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी, क्योंकि ये किसकी जगह आ गया, v की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट की डेरिवेशन में हमने प्रूफ किया था। सो s इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2, u और u प्लस होके 2u बन जाएगा और ए टी और मल्टीप्लाइड बाई टी। क्लियर है यहाँ तक? अब इस t से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो हमारे पास इक्वेशन जो थी वो क्या थी, दैट 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। सो जब मैंने t से इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 2ut और प्लस t से अगेन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सो ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखो एग्जैक्टली हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब हमने क्या किया, इसको सेपरेट कर लिया। जैसे इस वाले पॉइंट को देखो हमने सेपरेट कर लिया तो क्या आ गया, 2ut डिवाइडेड बाई 2 और अगेन प्लस का सिंबल, और इसको जब सेपरेट किया तो ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? इन दोनों चीज़ों को देखो हमने यहाँ लिख दिया, इसको सेपरेट करके यहाँ लिख लिया, इसको सेपरेट करके यहाँ लिख लिया। सो 2 से 2 कट गया, ut आ गया और ये क्या बच गया, ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? आगे देखो ये जो टर्म है ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 ए टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ut आ गया और s हमारा था ही। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डेरिवेशन स्टार्ट हुआ था एक्स एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले से और ख़त्म हुआ कहाँ पर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। सो ये था हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो, सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो जहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट हुआ था एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट हुई थी एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले से, वहीं पे जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको भी हम स्टार्ट कर सकते हैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। सो देखो, द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज डिराइव्ड बाय द सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब टी की वैल्यू को अगर हम हटा दें तो क्या मिलेगा, वी नो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या मिल जाएगा। देखो डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, अगर हम एक्सेलरेशन को लेके चलें, सो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। सो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, सो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी माइनस यू अपॉन में ए आ जाएगा, सॉरी ए। तो ये चीज़ क्या मैंने यहाँ पे कर ली। तुम चाहो तो ऐसे कर सकते हो फर्स्ट इक्वेशन से, या तो डायरेक्टली एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को भी पुट कर सकते हो। क्लियर है चीज़? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या करना है हमें। अब हमें पता है कि जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो t की वैल्यू हमने निकाली v माइनस यू अपॉन में a, इस वैल्यू को दोनों t की जगह हम पुट कर देंगे। सो देखो u की जगह u आ गया, t की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी v माइनस यू अपॉन में a, और हाफ a की जगह a आ गया और t की जगह अगेन हमने वैल्यू पुट कर दी v माइनस यू अपॉन में a। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। बट किसी भी डेरिवेशन को सॉल्व करते समय ये माइंड में हमेशा रखना कि हमें उस डेरिवेशन को कहाँ पर ले जाना है, मतलब आउटपुट क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंगली ही हमें डेरिवेशन को सॉल्व करना होता है।
सो चलो देखो, अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने की, इस वाले टर्म को। सो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमने पहले ब्रैकेट ओपन कर लिया, सो सिंपल सा मल्टीप्लाई आ गया। यहाँ भी हमने नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर दिया है, इसका अलग स्क्वायर कर दिया और इसका अलग स्क्वायर कर लिया। क्लियर है चीज़? आगे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब हमने u का u माइनस b से मल्टीप्लाई किया, सो क्या हो जाएगा, u इन ब्रैकेट v माइनस यू अपॉन में a, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, क्योंकि ये जो 2a था वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है चीज़? आगे देखो, अगर हम आगे की बात करें तो सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा, s इज इक्वल टू, जब हमने u से मल्टीप्लाई कर दिया v माइनस यू, तो क्या आ जाएगा, uv और माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a था। सो देखो ये चीज़ यहाँ पर आ गई। आगे जो था हमारे पास, इसको सॉल्व करके हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब देखो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, a और a, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2a। इसको इधर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 इन ब्रैकेट वी यू माइनस यू स्क्वायर और प्लस v माइनस यू का होल स्क्वायर। क्लियर है चीज़? 2u को हमने इधर भेज दिया तो 2as हो गया ये चीज़, और 2s फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2uv, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ हमने आइडेंटिटी लगा ली है a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है चीज़? इस पूरे को हमें सॉल्व करना है। सो देखो हम क्या करेंगे, 2as को 2as एज इट इज़ रहने देंगे, इस u स्क्वायर को और सॉरी v स्क्वायर और u स्क्वायर को भी एज इट इज़ रहने देंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे देखो 2uv और माइनस 2uv ये दोनों कट जाएंगे और ये हमारे पास माइनस 2u एज इट इज़ नोट हो जाएगा। अभी हमारे पास ये बचा हुआ है, इसको अब हमें डेरिवेशन के फॉर्मूले यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है बस। चलो देखते हैं हमारे पास क्या आ गया, 2as इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। कैसे आया देखो, प्रीवियस इक्वेशन में यहाँ पे क्या था 2u स्क्वायर और यहाँ पे क्या था u स्क्वायर, जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यही चीज़ देखो यहाँ पर आ गई है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें इधर भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा वी स्क्वायर। और नाउ आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हैज़ बिन डेराइव्ड, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है चीज़? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है और कैसे हम डिराइव करते हैं। याद रखना, फर्स्ट और थर्ड दोनों ही एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से स्टार्ट कर सकते हो, और जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो स्टार्ट होती है एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले से। देखो अगर ये डेरिवेशन अच्छे से करनी है तो डेरिवेशन को तुम खुद से 2 से 3 बार, मतलब 2-3 टाइम्स एग्जैक्टली अगर खुद से कर लोगे विद स्टेटमेंट, तो अब वैसी बात है, सिंपल सी डेरिवेशन है, कैलकुलेशन थोड़ी सी है, हाँ, बट तुम्हें ये याद रखना है कि डेरिवेशन को किस डायरेक्शन में ले जाना है, मतलब कहाँ पर इसको पहुँचाना है या इसका एंड फॉर्मूला क्या होगा। क्लियर है चीज़? हमारी तीनों इक्वेशन भी क्लियर हो गई, रेस्ट, मोशन, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। सो स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, ये शो करता है ग्राफ को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए और स्टेटमेंट को ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तुम्हारी। और सबसे बड़ी बात कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है और इससे क्वेश्चंस आते हैं। और इससे देखो 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। पहला जिसमें तुम्हें ग्राफ दिया होगा और कहेगा कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब स्टेटमेंट लिख दो। सेकंड, तुम्हें कुछ स्टेटमेंट दी होगी और कहेगा कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाओ। हालांकि आगे हम डेरिवेशन भी करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पढ़ रहे हैं। तो ग्राफ में देखो, पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट से पहले ये देखो कि ये जो ग्राफ है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, मतलब इस ग्राफ में एक एक्स और एक वाई एक्सिस होगी, जिसमें से एक एक्सिस डिस्टेंस को शो कर रही होगी और सेकेंड एक्सिस टाइम को शो कर रही होगी। कंडीशन ये है कि ये जो ग्राफ है ना, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी पूछेगा तो तुम्हें ये स्टेटमेंट लिखनी है और साथ में ये फिगर ड्रॉ कर देना है। देखो स्टेटमेंट क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट है जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, मतलब हमारे पास क्या मिल गया, हमें एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक तो ये चीज मिल गई। द स्लोप ऑफ ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। जो ग्राफ का स्लोप होगा, मतलब स्लोप किसको कहते हैं, ये जो ग्राफ जा रहा है ये, दैट इज स्लोप, ये क्या होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होगा। मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन का होता है। इस चीज़ को याद रखना, हमेशा कैसा होगा,
स्ट्रेट लाइन। ये जो मैंने बताया इसको कंसीडर करके रखना और याद करके रखना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब स्ट्रेट लाइन। आगे देखते हैं, इन अदर वर्ड स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मतलब हम देख लें कि इसका जो स्लोप बन रहा है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को शो कर रहा है। मतलब ये जो स्लोप है हमारा, सॉरी ये जो स्लोप है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? अब देखो मैंने क्या किया है, एक एक्स एक्सिस ले लिया और एक वाई एक्सिस ले लिया। एक्स एक्सिस पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है टाइम को और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया है डिस्टेंस को, क्योंकि हमारा जो ग्राफ था वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। ये चीज़ क्लियर हो गई कि मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम को लिया है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को लिया है। अब देखो हमें पता है कि अगर वेलोसिटी हो रही है तो टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होगा डिस्टेंस वैसे वैसे मतलब चेंज इन पोजीशन होता रहेगा। सो चलो देखो, जब मान लेते हैं ये सेकंड में है, तो जब 2 सेकंड था हमारे पास, इस चीज़ को ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब हमारे पास 2 सेकंड था, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ, ओरिजिनल लाइन पे चलते हैं। देखो जब हमारे पास 2 सेकंड हो रहे थे तो डिस्टेंस कितनी थी, अप्रॉक्सीमेट 8 या 9 थी डिस्टेंस, मतलब उसकी जो पोजीशन थी वो 8 किलोमीटर पे था। जब 4 सेकंड हो गए, मतलब 2 सेकंड प्लस हो गए, तब उसकी पोजीशन देखो कितनी हो गई, अप्रॉक्सीमेट 18 या 19 पे पहुंच गया। मतलब जैसे जैसे टाइम इंटरवल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है। और हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पढ़ा था कि टाइम इंटरवल भी इक्वल होता है और डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी इक्वल होती है। याद है ये पॉइंट? तो यहाँ पर देखो हर बार टाइम कितना चेंज हो रहा है, 2 सेकेंड। टाइम कितना चेंज हो रहा है, 2 सेकेंड का। और यहाँ पे देखो जो हमने क्लॉक बनाई है, जो डिस्टेंस का क्लॉक बना हुआ है, दैट इज ऑफ 10 किलोमीटर का गैप है। और हर बार इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल पे। और जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, दैट मीन्स वो क्या शो करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करता है। दैट्स वाई द स्लोप ओ ए इज शोइंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है पॉइंट? ग्राफ बिल्कुल ऐसा बनेगा। अगर तुमने ग्राफ को जरा सा भी कर्व्ड बना दिया, सो याद रखना वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मेजर नहीं करेगा। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब यहाँ पर मोशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हमने एक्सेलरेशन की बात की है, इसकी जगह पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, या रिटार्डेशन लिखेंगे तो मतलब स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। तो क्लियर है, हमें अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, वो भी किसका, एक्सेलरेटेड मोशन का, कि जिसमें मोशन में एक्सेलरेशन हो रहा हो। सो हमने अगेन क्या लिया, एक टाइम ले लिया एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस ले लिया। देखो हम ग्राफ में हमेशा यही शो करेंगे, एक इक्वल टाइम इंटरवल और इक्वल डिस्टेंस। यहाँ पे देखो हमने 2 सेकंड्स का गैप लिया है और डिस्टेंस में 10 किलोमीटर्स का लिया है। बट इस ग्राफ को शो करते हैं। देखो जब हमारे पास 2 सेकंड था तो डिस्टेंस कुछ ऐसी थी, ठीक है। आगे देखो जब 4 सेकंड था तो डिस्टेंस कुछ ऐसी हो गई। 6 सेकंड था तो डिस्टेंस यहाँ पे पहुँचा। जब 8 सेकंड था तो डिस्टेंस हमारी यहाँ पे पहुँची। अब आगे देखो जब 10 सेकंड था तो डिस्टेंस हमारी यहाँ पे पहुँची। जब हमारे पास 12 सेकंड था तो डिस्टेंस हमारा यहाँ पे पहुँचा। अब ध्यान से देखो एक चीज़ कि जैसे जैसे टाइम इंटरवल तो सेम है, हर बार 2 सेकंड का टाइम इंक्रीज हो रहा है, बट इनके जो बीच की डिस्टेंस है ना, ये देखो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है इंक्रीज। दिख रहा है ग्राफ में इंक्रीज होता हुआ। हर बार ये जो गैप है वो ज़्यादा वाइडर होता रह रहा है। वाइडर होने का मतलब कि डिस्टेंस ज़्यादा कवर अप कर रहा है, और जब डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब है कि उसकी जो स्पीड है, जो मोशन है, वो तेज़ हो रही है। और तेज़ होने का मतलब क्या है, वो फास्ट बढ़ रहा है, धीरे धीरे फास्ट हो रहा है। और फास्ट का मतलब क्या है कि वो एक्सेलरेट हो रहा है। दैट्स वाई द डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है एक्सेलरेशन ऑफ मोशन का, वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है। देखते हैं स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। व्हेन द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का भी मतलब होता है डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ, इज प्लॉटेड फॉर अ ऑब्जेक्ट मूविंग विद एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन में जब हम क्या करते हैं, टाइम और डिस्टेंस के ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं विद इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तो हो ही गई, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है। तो इसका ग्राफ जो होता है ये अपवर्ड स्लोप में बनता है। द स्लोप ऑफ ग्राफ will not be a straight line. The rising trend of the slope
राइजिंग ट्रेंड शो कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ ये बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ वेलोसिटी, मतलब जो टेंडेंसी है ग्राफ की वो वेलोसिटी को इंक्रीज होती हुई दिखा रही है। दैट मीन्स जो हमारा ग्राफ है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है ये पॉइंट? हमने दो तरह के ग्राफ देख लिए, एक हमने देखा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का और एक हमने एक्सेलरेटेड मोशन का भी ग्राफ देख लिया। क्लियर है दोनों चीज? अब हमारे पास जो आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, यानी हम अभी तक जो ग्राफ देख रहे थे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था और अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, यानी हम एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेंगे और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले लेंगे। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब ये क्या करता है, रेक्टिलिनियर मोशन में ट्रैवल करता है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी तो ऑब्वियस सी बात है हमने यूनिफॉर्म ली हुई है। इस स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो वेलोसिटी क्या होगी, देखो एक चीज देखो ध्यान से। अब हमारा जो ग्राफ था, अभी तक जो हमने ग्राफ देखा वो टाइम और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, बट अब जो ग्राफ है ये सेकेंड्स यानी टाइम और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब ऐसी चीज़ें रिप्रेजेंट करेंगी तो इस ग्राफ में क्या शो होगा कि कितनी वेलोसिटी से वो चल रहा है। और यहाँ पर देखो वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन पे ही बनेगा, क्योंकि हमें पता है सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो क्या होता है कि जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन में बनता है। सो ये जो लाइन है वो हमारी वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो चलो आगे देखते हैं। व्हेन वेलोसिटी इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस, वेलोसिटी को हमने वाई एक्सिस पे लिया है और टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया है। तो देखो जो वेलोसिटी थी, जब हम ए और बी पॉइंट दो हमने लिए हैं, दोनों ही पॉइंट पे वेलोसिटी तो सेम होगी क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो जब 6 सेकेंड हो रहे थे तो हमारा ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था और अप्रॉक्सीमेट जो इसकी वेलोसिटी थी वो 40 मीटर पर सेकेंड थी, मीटर पर सेकेंड गिवन है यहाँ पे। और जब बी पॉइंट पे पहुंचा तब भी इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ से देखो सेम लिखा हुआ है। ये चीज़ क्लियर है? मतलब ये जो ग्राफ है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें टाइम चेंज हो रहा है बट वेलोसिटी क्या है हमारी, कांस्टेंट है। क्लियर है? बना लोगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो हमने जो अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा है, देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब तुम्हें इस 3 क्वांटिटी में से कोई 2 क्वांटिटी गिवन होगी तो थर्ड क्वांटिटी निकालना इजी है। और इस ग्राफ को देखो तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। सो इसकी हेल्प से ऑब्वियस सी बात है हम डिस्टेंस तो फाइंड कर ही सकते हैं। सो चलो वो कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे। अब ग्राफ देखो मैंने सेम वही ग्राफ ले रखा है जो हमने अभी प्रीवियस यहाँ पे लिया था। बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो ये सारी स्टेटमेंट हमें खुद से लिखनी पड़ती है। तो हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए और बी हमने ग्राफ पे ले लिया। ग्राफ ऑलरेडी कैसे ड्रॉ हुआ है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो इस पर मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए ए और बी। यहाँ तक क्लियर है ना? चलो देखते हैं अब। तो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस, और वो क्या करेगी, ए सी से, ए सी फ्रॉम पॉइंट ए एंड डी बी फ्रॉम पॉइंट बी। तो देखो हमने पॉइंट ए और बी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ए सी और डी बी। ये जो लाइन होगी ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। अब ये जो पॉइंट है, जो डी वाला पॉइंट है, इसको मैंने ले लिया है T2 और सी वाले पॉइंट को क्या ले लिया है, T1 सॉरी। ये जो पॉइंट सी पे कट कर रहा है दैट इज T1 और जो डी पे कट कर रहा है दैट इज T2। क्लियर है ये चीज़? अब मान लेते हैं कि जो ए बी है वो एट V है, मतलब जो ए बी लाइन है वो क्या शो कर रही है, वेलोसिटी की लाइन को शो कर रही है वाई एक्सिस के, और दैट इज ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, और ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी क्या है, v है। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो ऑब्वियसली हम पुराने ग्राफ में पढ़ चुके थे। हमने सिर्फ क्या किया है, ए से सी को मिला दिया है, मतलब ए और बी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है वाई एक्सिस के, और वहाँ जहाँ पे एक्स एक्सिस पे जहाँ वो मिल रहे हैं वहाँ पर हमने T1 और T2 को रिप्रेजेंट कर दिया है, दैट इज ऑलरेडी नोन एज सी एंड डी। सो अब देखो हमने T1 T2 को रिप्रेजेंट कर लिया, हमने ये देख लिया कि ए बी सी डी का एरिया। देखो अब सबसे मेन बात चीज़ ये है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ इस सैडेड पार्ट, ये जो सैडेड पार्ट है ना ए बी सी डी, इसका एरिया फाइंड करेंगे। क्यों फाइंड करेंगे ये बाद में पता चलेगा। सो एरिया अगर हम इसका फाइंड करते हैं, ध्यान से देखो, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी। सो लेंथ क्या हो गई हमारे पास, बी डी इंटू सी डी। क्लियर है?
बी डी क्या शो कर रहा है, बी डी शो कर रहा है वेलोसिटी को, क्योंकि ये वेलोसिटी वाले लाइन पे शो कर रहा है, ये वी को शो कर रहा है। और सी डी क्या हो गया, सी डी की अगर मैं लेंथ निकालूं तो कैसे हो जाएगा, डी वाले पॉइंट पर टाइम इंटरवल कितना है 2 और सी पे कितना है t1, सो t2 माइनस t1, सो यहाँ से क्या आ जाएगा t2 माइनस t1। क्लियर है ये चीज़। अब देखो यहाँ पे एरिया फाइंड किया हमने बेसिकली, लेकिन ये क्या है, ये क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। और वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल क्या होता है, डिस्टेंस होती है, यानी s इज इक्वल टू क्या आ गया, v इंटू टी। क्लियर है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल। सो देखो कैसे हमने ग्राफ से फॉर्मूले को डेरिवेट कर लिया, दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये जो मैंने t1 t2 लिया है, जो v लिया है, अगर इसकी जगह कोई न्यूमेरिकल फॉर्म आता है सो सेम इसी तरह से तुम उसके सॉल्व करके उसके आंसर को भी फाइंड कर सकते हो। यानी अगर हमारे पास t2 t1 की वैल्यू दे रखी हो, v की वैल्यू दे रखी हो, तुम सिंपली इसका एरिया फाइंड करके भी उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। क्लियर है ये चीज़। हम कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस के फॉर्मूले को देख लिया हमने। सो दैट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी। सो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि कैसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ करके हम डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, और जब वो ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हो। अब हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ लेंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होगा और उससे हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो देखो हमारा जो पॉइंट था वो पहले ए पे था और बी, हमने 2 पॉइंट मार्क कर लिए, जैसे हमने ए और बी यहाँ मार्क किए थे पिछले वाले टर्म में। यहाँ पर हमने ए और बी कर लिया क्योंकि एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, ये जो स्लोप है ये एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। और ए से ई तक और बी से डी तक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर है। तो यहाँ जो पैरेलल लाइन ड्रॉ की उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है t2 और t1 से। देखो t1 और t2 से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखो जहाँ पे हमने उसमें क्या किया था, ग्राफ जो बना था हमारा उसमें जो सैडेड पार्ट था उसका हमने एरिया फाइंड किया था, याद करो। यहाँ पे सैडेड पार्ट थोड़ा ज़्यादा है तो हम पूरे का एरिया फाइंड करेंगे और हमारा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगा जैसे उसमें आया था। बट यहाँ पे देखो 2 चीज़ है, एक ये ट्रायंगल है और एक ये रेक्टेंगल है। सो दोनों के एरिया को प्लस करके फिर हम टोटल एरिया निकालेंगे। तो ट्रायंगल के एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका क्या होता है एल इंटू बी। सो दोनों के एरिया को फाइंड करके प्लस कर लेना, सॉरी टी और एस के टर्म में और वी के टर्म में तुम्हारा फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। आगे बढ़ते हैं, आई होप तुम लोग खुद से कर लोगे, ये अगर नहीं हो पाता तो कमेंट करना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अभी तक हमने क्या देखा था, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। बहुत सारे ग्राफ हम देखेंगे अभी। सो ये जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग वेलोसिटी का है। सो यहाँ पर देखो अगर हम डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ देख रहे हैं, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग। यूनिफॉर्म वर्ड आ गया, मतलब हमारा जो ग्राफ होगा वो उसका जो स्लोप होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ग्राफ का मतलब स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म का मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया। अब डिक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली बात है ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में बनेगा वो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। बात याद रखना, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब होता है डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। क्लियर है चीज। द स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोप शोज द डिक्रीजिंग वेलोसिटी विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या फिर उसको हम कह सकते हैं रिटार्डेशन। क्लियर है। डिक्रीजिंग वेलोसिटी तो शो ही करेगा रिटार्डेशन को। सो ये जो ग्राफ था वो यहाँ से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ स्लोप बन जाता है। सो ये जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी का है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूनिफॉर्म टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब हम अभी क्या देख रहे हैं, टाइम और वेलोसिटी ग्राफ देख रहे हैं, बट इसमें जो वेलोसिटी है ना, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब वो कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है। तो चलो मैं एक पॉइंट मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, ए बी सी डी और ये हो गया पॉइंट ई। मैंने 4 पॉइंट मेंशन कर दिए हैं। तो ध्यान से देखो, जब ए से बी तक जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, जब बी से सी पे जा रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगेन सडन डिक्रीज होने लगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीप स्लोप बना हुआ है, और फिर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है ऐसे। सो हम कह सकते हैं कि जो ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। क्लियर है। ग्राफ को ध्यान से रखना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ग्राफ से पूछ सकते हैं किसका ग्राफ है, और स्टेटमेंट लिख के भी पूछ सकते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करो।
क्लियर है? सो चलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द इनिशियल वेलोसिटी u लेट कर लेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a लेट कर लेंगे, और देखो लेट ऑब्जेक्ट रीच्ड एट पॉइंट b। मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पे पहुंच चुका है, ग्राफ में देखो ध्यान से, b पर पहुंच चुका है। आफ्टर दैट t एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। एक t टाइम इंटरवल के बाद वो कहाँ पहुंच गया, b पे। पहले वो 0 पे था और यानी इस पॉइंट पे था, और अब वो कहाँ पे पहुंच गया, एक t टाइम खत्म होने के बाद वो b पॉइंट पे पहुंच चुका है। और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है दैट इज v है, मतलब यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, देखो v है, मतलब इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v है, और जहाँ से उसने स्टार्ट किया था मतलब इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है, u। हालांकि हमने पहले ही जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज dA। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्लियर है? D फ्रॉम वेयर ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग। D वो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट D है, ये वो पॉइंट है जहां से ऑब्जेक्ट अपने मोशन को स्टार्ट किया है। ध्यान से देखना, इसमें से कुछ भी गिवन नहीं होगा तुम्हारे पास सिर्फ ये चीज़ गिवन हो जाएगी और तुम्हें ये पूरी चीज़ें खुद से लिखनी पड़ेंगी। सो इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखना। ड्रॉ अनदर लाइन BA। हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी है, उसको हम क्या बोलेंगे, BA। एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने BA, क्लियर है? कहाँ पर ड्रॉ की, BA कहाँ पर ड्रॉ की, जो हमारी वेलोसिटी वाली y एक्सिस थी उसके पैरेलल ड्रॉ किया और इस T पॉइंट से ड्रॉ किया, ठीक है? चलो, पैरेलल टू y एक्सिस विच मीट द E। यहाँ पे E पर वो मीट करती है y एक्सिस को। क्लियर है ये चीज़? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सेम वही ग्राफ है, इस साइड शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम OE ले लेंगे। OE जो पॉइंट है हमारा, जो OE पॉइंट है ये वाला, ये क्या शो कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबको पता है, ऑलरेडी तुमने ग्राफ बना चुके हो। नाउ फ्रॉम द ग्राफ हमें क्या मिल जाएगा, BE। ध्यान से देखो, BE जो हमारे पास BE है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AB प्लस AE, क्योंकि जो BE है वो पूरी ये लेंथ है। तो यहाँ से हम जब इस लेंथ को प्लस कर दें और इसको प्लस कर दें, सो ये हमारे पास ये पूरी लेंथ मिल जाएगी। सो ये बात समझ में आ गई। अब जो BE है ये क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी को शो कर रहा है, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है। ये देखो ना, यहाँ पे v लिखा था हमने और ये लाइन इसके इक्वल है, सो ये क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC। और AB देखो क्या है, AB ये रही लाइन, AB किसके इक्वल हो जाएगी, DC के इक्वल हो जाएगी। सो AB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, DC लिख सकते हैं। और प्लस जो AE था इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, OD लिख सकते हैं। ये वाली लाइन याद रखो, क्लियर है? यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल ये जो BC लाइन थी जो मैं इरेज कर रहा हूँ, इसकी जगह हमने ले लिया ये वाली लाइन जो इरेज हो गई, ठीक है? और जो ये वाली लाइन थी AE, जो AE लाइन थी ये वाली, इसकी जगह हमने DU ले लिया। क्लियर है? यहाँ तक मैं फिगर क्लीन करता रह रहा हूँ ताकि जब मैं अल्फ़ाबेट्स बोलूँ तो तुम्हें समझ में आए। अगर मैं DC बोलता हूँ तो तुम्हें स्क्रीन पे तुरंत देखना है कि DC कहाँ पर है। क्लियर है ये चीज़? हमें ये चीज़ पता चल गई। अब देखो जो OD है, यानी जो ये वाली लाइन है OD, ये क्या है, U को रिप्रेजेंट करती है। सो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू DC प्लस U। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 जो हमने यहाँ पर ले लिया। हालांकि पहले से सॉल्व है बट मैं तुम्हें फिर भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि ईच एंड एवरी पॉइंट जो हो वो क्लियर हो जाए। ये चीज़ क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है। अब हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन में t। v क्या है हमारे पास, OC, ठीक है? और u क्या है, OD, ठीक है? टाइम क्या है हमारे पास, t डिवाइडेड बाय t। तो OC माइनस OD जब हम माइनस करेंगे, देखो इस पूरी लाइन में से इस OC वाली लाइन को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, DC आ जाएगा। अरे सॉरी, D वाला पॉइंट ये C है, DC आ जाएगा। ये DC आ गया डिवाइडेड बाय T। यानी अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, A इज इक्वल टू DC अपॉन T, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो AC इज इक्वल टू AT इज इक्वल टू DC। क्लियर है? यहाँ पर इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ DC फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2।
इस जो इक्वेशन नंबर 2 से हमने डीसी की वैल्यू फाइंड की है 80, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, v इज इक्वल टू डी सी प्लस यू, यानी क्या था, v इज इक्वल टू डी सी प्लस यू। डी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 80, तो यहाँ पुट कर दो। सो v इज इक्वल टू 80 प्लस यू, सो क्या हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, जो हमारा फॉर्मूला था, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 ऑफ मोशन। क्लियर है कैसे डेरिवेट हो गया? सिंपल हमें क्या करना है, लाइंस की डायमेंशन को लेना है। देखो फॉर्मूला याद रखना है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, फॉर्मूला याद है तो v को फाइंड करो, v कैसे निकाल सकते हो, u कैसे निकाल सकते हो और 80 कैसे फाइंड कर सकते हो। इतना करना आ गया, तुम आराम से डेरिवेट कर लोगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है चीज? नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही ध्यान से करोगे तो ईजिली हो जाएगा, कोई भी टफ नहीं है। हाँ एक चीज़ और, तुम्हारे एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इसको मैथमेटिकल वे से करो या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से करो। सो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में हम ग्राफ के थ्रू प्रूफ किए और उसमें हम फॉर्मूले के थ्रू प्रूफ कर रहे थे। क्लियर है ये चीज़? चलो आगे देखते हैं अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मैथड। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी ग्राफिकल मैथड की, इस चीज़ को समझते हैं। अब देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो पहले हम फिगर को समझेंगे। फिगर हमने सेम वही फिगर लिया है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए लिया था, सारे पॉइंट्स भी वही हैं, सो उस चीज़ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम टी। एक गिवन टाइम टी में जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सेकेंड इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ हम बात करेंगे डिस्टेंस की। सो टी टाइम इंटरवल के बाद, मतलब जीरो से जब वो टी पे पहुंचा टाइम, तो कितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर ली थी। अब मैंने बताया था, हमने भी ग्राफ में देखा था, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम शेप का एरिया फाइंड करते हैं, यानी यहाँ हम किसका एरिया फाइंड करेंगे, इस सैडेड पार्ट का। सैडेड पार्ट के एरिया में एक एरिया ट्रायंगल का फाइंड करेंगे और एक रेक्टेंगल का फाइंड करेंगे। सो चलो आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया, ट्रायंगल का एरिया और प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया। ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ए बी डी, और एरिया किसका, रेक्टेंगल क्या है, ए डी ओ सी। क्लियर है चीज़? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। क्लियर है? सो हाफ इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ट्रायंगल ये रहा हमारे पास, ये ट्रायंगल। सो एरिया क्या हो गया, ए बी इंटू ए डी, हाइट इंटू बेस और हाफ। क्लियर है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ डी इंटू ओ ई। क्लियर है ये चीज़ भी? अब देखो ओ डी क्या था, ओ डी हमारे पास था यू और ओ ई क्या था टी। हो गया, ये चीज़ समझ में आ गई। ए बी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, जो ए बी था इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सी डी पुट कर सकते हैं, हमने पहले भी किया था। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी हमने यहाँ कर लिया, ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ए डी जो ए डी पॉइंट है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ओ ई लिख सकते हैं, या फिर हम सी बी लिख सकते हैं। सो ए डी को हम ए डी ही रहने देते हैं क्योंकि हमारा काम इसी से हो जाएगा। सो हमने सिर्फ क्या किया, ए बी इज इक्वल टू सी डी पुट कर दिया और इसको सॉल्व करके यहाँ लिख दिया। अब क्लियर है हमारे पास? आगे देखो क्या किया हमने, सिंपल सा तरीका है, एस इज इक्वल टू, देखो ध्यान से क्या मिला हमें, एस इज इक्वल टू हाफ मिल गया डी सी इंटू ए डी और ब्रैकेट में यू टी। तो डी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए टी इंटू टी और यू टी। क्लियर है चीज़? तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हाफ, और एस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए टी इंटू टी प्लस यू टी, क्योंकि डी सी क्या है, डी सी जो था वो ए टी था। फिगर में देख लो, फिगर में जो डी सी है हमारे पास वो क्या है, ए टी है। कैसे ए टी है सबको पता है, वेलोसिटी इज इक्वल, सॉरी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डिफरेंस इन वी, क्योंकि वी माइनस यू अपॉन में टी। क्लियर है चीज़? तो वी माइनस यू की लेंथ क्या थी, सी डी थी, v माइनस यू ही तो सी डी था, ये पूरी v थी, ये u था, इसको माइनस कर दिया तो ये क्या बच गया हमारे पास, सी डी, और सी डी क्या था, चेंज इन वेलोसिटी। सो यहाँ पे क्या हो गया, सी डी अपॉन में t इज इक्वल टू ए, सो डी सी इज इक्वल टू ए टी, इसलिए हमने डी सी की जगह ए टी की वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है? सो वैल्यू पुट करने के बाद s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी आ गया, इसको फॉर्मूले की तरह हमने शिफ्ट कर लिया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? ये है हमारी सेकंड इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
क्लियर है, बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आया। बट अभी तक तुमने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स तुम्हें इसी चैनल पे मिलेंगे। और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन से जैसे ही चैप्टर अपलोड होगा तुम्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और तुम लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइज भी आने वाला है। सो सरप्राइज जैसे ही आएगा मैं सबसे पहले इसी चैनल पर रिवील करूंगा। सो ये था हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो अब हमारे पास एक लास्ट इक्वेशन बची है, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो उसको भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं चलो वो देख लेते हैं। सो हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला तुम लोगों को पता होगा, और हमें पता है कि फिगर हम तीनों ही इक्वेशन का जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना, उसमें फिगर हमारा सेम होगा। अब देखो फिगर सेम होने का मतलब क्या है कि अगर हमारा फिगर सेम होगा तो हमें बहुत ईजी रहेगा स्टार्टिंग की जो स्टेटमेंट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर है। अब एक चीज देखो, मैंने सेकंड और थर्ड इक्वेशन में ये मेंशन नहीं किया है कि ए बी सी डी पॉइंट कौन से हैं, जस्ट बिकॉज कि मैंने फर्स्ट वाले में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था और हम सेम फिगर को लेके आगे चल रहे हैं। बट एग्जाम में अगर तुमसे सिर्फ सेकंड या थर्ड पूछता है ना, तो तुम्हें वो स्टार्टिंग की जो स्टेटमेंट थी कि ए क्या है, बी क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे उसका फाइनल पॉइंट है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये सारी स्टेटमेंट तुम्हें लिखनी पड़ेगी। लिखोगे फिर ही तभी मार्क्स अच्छे मिलेंगे, अदरवाइज वो मार्क्स कट हो जाएंगे। सो इस चीज़ को याद रखना कि ऐसा नहीं कि तुम अपना डेरिवेशन भी यहीं से स्टार्ट कर दो, तुम प्रॉपर स्टेटमेंट को लिखोगे सेकंड और थर्ड इक्वेशन में भी। सो हम बात कर लेते हैं, ग्राफ सेम है, पोजीशन सेम है। सो ग्राफ को स्किप करके आगे बढ़ते हैं हम। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी डी ओ। ए बी डी ओ, ए बी डी ओ, ई भी होगा यहाँ पे, ए बी डी ओ ई। इस पूरे का एरिया फाइंड करेंगे बट ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से। देखो हमने पिछले सेकंड इक्वेशन में भी एरिया फाइंड किया था, बट वो जो एरिया था ना वो हमने ट्रायंगल और रेक्टेंगल के एरिया के बिहाफ पे फाइंड किया था। बट यहाँ पे जो हम एरिया फाइंड करेंगे वो ट्रेपेजियम के फॉर्म करेंगे। अब पूछो डिफरेंस क्यों है, क्योंकि अगर हम सेम लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली बात है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही डिराइव हो जाएगी। तो थर्ड के लिए याद रखना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। फॉर्मूला याद रखना, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है जो मैथ में भी हेल्प करेगा। सो एस हमें पता है, एरिया फाइंड करते हैं तो हमें डिस्टेंस मिल जाती है, तो हमने स्टार्टिंग में ही एस लिख लिया। हाफ की जगह हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड कौन सी है, देखो एक तो ये ओडी है और ये बीई है, ये दोनों पैरेलल साइड है, तो इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, सम कर लिया। देन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, तो डिस्टेंस क्या है, ओई, यही तो डिस्टेंस है, इनटू ओई कर लिया हमने। सो एस इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ। ओडी क्या शो करता है, देखो ओडी जो लाइन है ये शो करती है यू को, और ये वाली लाइन किसको शो करती है, वी को, क्योंकि ये इसके इक्वल है। सो ये क्या हो जाएगा, यू प्लस वी इंटू टी। क्लियर है यहाँ तक, इक्वेशन नंबर थर्ड। एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, हाफ इन ब्रैकेट यू प्लस वी इंटू टी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। आगे देखते हैं, हमारे पास हमें पहले से पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो क्या कर लिया, t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में t। ये चीज़ क्लियर है, यहाँ पर सॉरी हो जाएगा a, तो t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में a। ये चीज़ क्लियर है, पहले भी हम कर चुके हैं ऐसा। अब जो हमारा फॉर्मूला था ना ये वाला, जो हमने यहाँ पे t की वैल्यू फाइंड की थी, सबसे नीचे देखो ये t की वैल्यू, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने फॉर्मूला सेम ले लिया, s इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट u प्लस वी मल्टीप्लाइड, जहां पे t था उसकी जगह हमने क्या कर दिया, t की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। क्लियर है ये चीज़। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे a को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2a आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की जगह मैंने एक साथ रख दिया। अब ये देखो एक आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी, a माइनस बी। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर ली, और इस 2a को उस साइड भेज दिया, तो ये 2as हो गया, और 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया। क्लियर है ये चीज़। आगे अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, 2as इज प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी 2as इज इक्वल प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। क्लियर है। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, v इज इक्वल वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो ये तो हमारे पास आ गया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बस हमें इसको इंटरचेंज करना है और थर्ड फॉर्मूले में शिफ्ट कर देना है। सो हो गया क्या, 2as इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था देखो, 2as
इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसको इंटरचेंज करना है और फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देना है। सो हम इंटरचेंज कर लेंगे ऑब्वियसली, और हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है ये चीज़, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हमने तीनों चीज़ें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से प्रूफ कर ली। हालांकि यही तीन डेरिवेशन हमने मैथमेटिकल वे में भी किया था और ग्राफिकल वे में भी कर लिया। दोनों ही मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों को एटलीस्ट 2-3 टाइम्स तो सॉल्व कर लेना, या वीडियो को ही रिपीट करके देख लेना, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। आगे के लेक्चर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना, और लाइक का बटन तो क्लिक कर ही देना। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुए, अभी टॉपिक और भी बचे हुए हैं। 2 टॉपिक हमारे पास बचे हैं। द मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ में हमने अभी तक जो भी मोशन देखा वो स्ट्रेट लाइन में देखा, जिगजैग लाइन में देखा। हालांकि स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि सर्कुलर पाथ जब होता है तो क्या होता है, थोड़ी सी बात थी, बेसिक बातें। बट अब देखेंगे मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ। क्लियर है ये चीज़। आगे देखते हैं अब, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब मोशन एक सर्कुलर पाथ में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। सिंस एंड सर्कुलर पाथ द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। इस चीज़ को याद रखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। कैसे, देखो इस पॉइंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, फिगर को ध्यान से देखना, सो उसकी डायरेक्शन ये है, बस सडनली वो इस पॉइंट पे पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन ये हो गई। यानी हर ईच एंड एवरी पॉइंट एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सिलरेटेड मोशन, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कुलर पाथ है, देखो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है अपने पाथ को। अगर जब ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली अपने पाथ को चेंज करता है तो उसकी वेलोसिटी में या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। और चेंज इन वेलोसिटी जब होती है तो हम उसको कहते हैं क्या, एक्सिलरेशन। यानी जो सर्कुलर पाथ होता है वो एक्सिलरेटेड मोशन होता है। अब एक्सिलरेटेड में पॉजिटिव है या नेगेटिव रिटार्डेशन है वो हम बाद में देखेंगे, या वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देख लेंगे। सो ये चीज़ तो क्लियर है, सर्कुलर मोशन कैसे होता है। अब इसी पे चलो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर हम एक सर्कल ले लेते हैं, चलो सर्कल के एक पॉइंट ले लिया मैंने ए, और सर्कल का दूसरा पॉइंट ले लिया बी। अगर हम ए से बी तक की डिस्टेंस देखें ना, तो डिस्टेंस क्या है, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी जो हाफ सर्कमफ्रेंस होगा इसका, हाफ सर्कमफ्रेंस। बट वही अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो स्ट्रेट लाइन होगी दैट इज डायमीटर, ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। इस चीज़ को याद रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगी। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन के फॉर्म में थोड़े से चेंजेस, डेफिनेशन वही है, चेंजेस भी वही है, बट इस चीज़ को माइंड रखना जब तुम इसके क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर है, सर्कुलर मोशन में समझ में आ गया कि ईच एंड एवरी पॉइंट्स पे डायरेक्शन चेंज होती है, इसीलिए ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है। आगे देखते हैं वेलोसिटी इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, कि वेलोसिटी को अगर हमें फाइंड करना होगा, वही बात जो मैं अभी यहाँ कर रहा था कि न्यूमेरिकल में क्या करोगे। सो न्यूमेरिकल बेसिकली आता है वेलोसिटी फाइंड करने के लिए किसी एक ऑब्जेक्ट की, या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी। सो देखो क्या होगा, एक सर्कल मैंने ले लिया जिसका रेडियस कितना है r। क्लियर है, ये सर्कल है, इसका रेडियस मैंने r ले लिया है, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2πr। फॉर्मूला सबको पता है। अब ये जो सर्कमफ्रेंस हुई ये तो डिस्टेंस हुई, क्योंकि एक पाथ को ट्रैवल कर रहा है, और पाथ जो होता है वो डिस्टेंस होता है, और ये सर्कुलर डायरेक्शन में है, स्ट्रेट डायरेक्शन में है नहीं, तो स्ट्रेट नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस ही है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, सर्कमफ्रेंस। ऑब्वियस सी बात है ये जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है यही इसकी डिस्टेंस भी है। सो सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय टी। क्लियर है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr डिवाइडेड बाय टी। सो सर्कुलर मोशन के केस में जब हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 2πr डिवाइडेड बाय टी, सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर तुम्हारे पास सर्कमफ्रेंस रेडियस गिवन होगी, यहाँ से अगर r गिवन होगा किसी सर्कल का, तो उसकी सर्कमफ्रेंस तुम फाइंड कर लोगे और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू पुट करके t से डिवाइड करोगे, सो उसका वेलोसिटी आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को। सो ये हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट था। ईच एंड एवरी पॉइंट्स मैंने बहुत ही ईजी तरीके से तुम लोगों को एक्सप्लेन किए हैं, और ये एक्सप्लेनेशन तभी हेल्प करेगी जब तुम चैप्टर को कॉन्सेंट्रेट होकर स्टडी करोगे, वीडियो को ध्यान से देखोगे और नंबर ऑफ रिपीटिशन में देख लोगे, तो ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सो ये था क्लास 9 के मोशन चैप्टर का क्रैश कोर्स, जो कि बहुत ही ईजी तरीके से तुम लोगों को समझ में आ गया।
सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्लास 9 मोशन का कंप्लीट रिवीजन। रही बात क्विजेस की, जो मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि हम कुछ क्विजेस भी सॉल्व करेंगे, उन क्विजेस की हम अलग से एक सीरीज शुरू करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जा सके। अगर हम सेम लेक्चर्स में ही क्विजेस भी ऐड करेंगे सो ज़्यादा क्वेश्चंस ऐड ऑन करना मुश्किल हो जाएगा। सो क्विजेस के लिए अलग से एक सीरीज शुरू होगी क्लास 9 के लिए ही। तो ये जो चैप्टर था वो कंप्लीट रिवीजन के लिए था, कंप्लीट नॉलेज के लिए था। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सो ये वीडियो तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये पूरा चैप्टर तुम्हें कैसा लगा और कितना समझ में आया। सो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे मुझे पता चलेगा कि मुझे आने वाले लेक्चर्स में क्या ऐड ऑन करना है और क्या हटाना है। सो इस चीज़ को मत भूलना, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और क्लास 9 के साइंस के कंप्लीट रिवीजन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सारी वीडियोस इसी चैनल पे आएगी। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं तुरंत तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए और तुम्हारा रिवीजन एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट हो जाए। सो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो लाने की। क्विजेस के लिए अलग से सीरीज शुरू करेंगे। सो मीनवाइल कीप वॉचिंग इनफैलिबल स्टडी। आई एम सूर्य प्रकाश, राइट नाउ साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।